कॉलेज लेवल पे या जहाँ पर भी आप पढ़ाते हैं, तो उसको आप कैसे प्लान करते हैं कि मुश्किल चीज़ बच्चों के आगे कैसे प्रेजेंट की जाए कि उनको। तो मुझे रामचरितमानस की 5 विशेषताएं बताइए जिसके कारण आपने इसको मतलब चुना। टीचिंग फिलॉसफी क्या होनी चाहिए अगर हम कॉलेज के बच्चों को एड्रेस करते हैं, तो क्या फिलॉसफी फॉलो होनी चाहिए? क्या लगता है कि किन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्या एक ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पर वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे दिक्कत आने वाली है? तो मैं जानना चाहूँगा कि उस 5 में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और कविता, इस 5 यूनिट में आपका सबसे फेवरेट जो पोर्शन है वो कौन सा है? कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ। अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह भदौरिया है और मैं जिला भिंड का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश का। वर्तमान में मैं मुरैना जिला में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। धर्मेंद्र, मेरे पास आपका ये यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड है और पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कोर किया। इसके बाद आपकी क्या जर्नी है, आपका क्या प्लान्स है, पहले वो बताएं। सर मैं इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहूँगा। अच्छा जी सर। और पीएचडी? पीएचडी भी करूँगा सर। पीएचडी करेंगे? जी सर। सो पीएचडी अगर आप करेंगे तो आपका, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? पीएचडी करने के पीछे क्या आपका मकसद है? जैसा कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, तो मैंने जो सबको जानकारी है इस बात की कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो मैं उस साहित्य में कुछ एड ऑन अपनी साइड से रिसर्च करना चाहता हूँ सर। अच्छा जी सर। ठीक है। पुनीत मैम? जी सर, जैसे आपने बोला कि आप ऑलरेडी पढ़ाते हैं, मैं उसके पढ़ाने से रिलेटेड ही पूछूंगी कुछ। हाउ डू यू प्लान योर स्टडी, या फिर जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं बच्चों के लिए कॉलेज लेवल पे या जहाँ पर भी आप पढ़ाते हैं, तो उसको आप कैसे प्लान करते हैं कि मुश्किल चीज़ बच्चों के आगे कैसे प्रेजेंट की जाए कि उनको इजी लगे, समझ में आसानी से आए? जी मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। कि जैसे अपन उसको क्या करते हैं, जो कॉन्क्रीट वे में मतलब अमूर्त जो रूप है उसको देके पढ़ाते हैं। जैसे कि मानिए, जैसे मैं प्राइमरी टीचर हूँ, मुझे बच्चे को कोई अवधारणा सिखानी है गणित की, कि जैसे जोड़ सिखाना है, जस्ट लाइक जोड़, एडिशन, तो मैं उसको कहूँगा जैसे पेड़ की पत्तियां को तोड़ के जैसे 3 और 3 = 6, तो उनको उसको एहसास करा के, मतलब कॉन्क्रीट मूर्त रूप में करा के कराऊंगा मैं। जी, जिससे कि उनको आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, रिसर्च के ऊपर भी अभी आपने एक बात करी, तो क्योंकि आप अब क्वालिफाइड हैं एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली आप कहीं कॉलेज टीचिंग में आगे अप्लाई करेंगे, एंड आई एम श्योर पीएचडी के लिए भी आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे। तो रिसर्च में आप क्या टॉपिक चूज करेंगे और कैसे चूज करेंगे, उसके पीछे क्या कारण रहेगा टॉपिक चूज करने? जी मैम, रिसर्च में मैं रामचरितमानस का कोई टॉपिक लूँगा जो कि वर्तमान समय में प्रासंगिक भी है। ठीक है। और इमीडिएट अभी करियर ऑप्शंस क्या हैं? वर्तमान में तो मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं प्राथमिक शिक्षक के पद पर हूँ और हायर सेकेंडरी में मेरा वेटिंग में है वर्ग 1 में, जो वेटिंग लिस्ट है उसका एग्ज़ाम दिया था मैंने वर्ग 1 का एमपी में हिंदी लिटरेचर से ही, तो उसका मैं वेटिंग में है। और उसके बाद फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अभी मध्य प्रदेश का आने वाला, उसमें अपियर हूँगा। जी, तो उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी आपको दोबारा से देना है? उसका रिजल्ट वेटेड? नहीं, पहली बार दूंगा मैं हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, पहली बार दूंगा, क्योंकि नेट अभी क्वालिफाई हुआ है, इससे पहले मेरा नेट क्वालिफाई नहीं था। जी बढ़िया सर। अंकित सर, चलिए, आपने 2 बातें बोली। एक तो बहुत अच्छी बात बोली कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और एक अध्यापक हैं आप, तो ये बात बड़ी अच्छी है। इसी से मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, जैसा मैम ने आपसे पूछा कि आप जटिल विषय को अपने क्लास में कैसे प्रस्तुत करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी हैं और अब तो अध्यापक भी हैं, कि जैसा कि आपने बताया कि आपका नाम भी शॉर्टलिस्ट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हिंदी की शब्दावली और जो आपका साहित्य है उसका समागम आप करते हैं क्लास में बच्चों के सामने, या मतलब कुछ, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो अध्यापक हैं फेसबुक वगैरह पे, तो आपने देखा होगा उस पर बहुत सारे कविताओं के माध्यम से लोग चीज़ों को पढ़ाते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं?
जी सर, बिल्कुल कविताओं के माध्यम से जैसे कोई चीज़ बतानी होती है तो बिल्कुल सर अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक दूसरा चीज़ आपने बोला कि आपका जो विषय मतलब आप जो पीएचडी का विषय, रिसर्च का विषय है, वो आप रामायण रामचरितमानस लेना चाह रहे हैं। तो मुझे रामचरितमानस की 5 विशेषताएँ बताइए जिसके कारण आपने इसको मतलब चुना, रिसर्च का विषय चुना? पहली बात तो सर इसकी पहली विशेषता है कि ये जो जनमानस की भाषा है अवधी, उसमें लिखी गई है। उससे पहले वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी हुई थी रामायण, और जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है। उसका यही कारण था कि जो संस्कृत है वो सभी व्यक्तियों की उस तक पहुँच नहीं होती है। संस्कृत क्योंकि थोड़ी-सी जटिल भाषा मानी जाती है, व्याकरणिक उसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा-सा टफ है। इसलिए रामचरितमानस को अवधी भाषा में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, और जो कि इजीली सबको समझ में आ जाए सर। और दूसरा ये है कि जैसे कि आज के टाइम में जैसे जो पारिवारिक जो वो होता जा रहा है, उसमें क्या है कि समायोजन, परिवार का समायोजन कैसे, भाई का भाई से क्या रिश्ता होना चाहिए, है ना? पिता का पुत्र से क्या रिश्ता होना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ों को उसमें बहुत अच्छे से वो किया गया, इसलिए उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ी है। अच्छा, एक चीज़ इसी से मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि जो हमारा रामचरितमानस है, वो अवधी में है। जी। ठीक है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि अवधी कहाँ-कहाँ पे बोली जा रही है जहाँ ज़्यादातर? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो हमारी हिंदी है, इसका उद्भव कहाँ से है? हिंदी का? हिंदी। मतलब किस भाषा से हिंदी निकल कर आई है? हिंदी सर खड़ी बोली। खड़ी बोली से जो है हिंदी का विकास हुआ है। नहीं आप समझे नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूँ जैसे भाषा का विकास क्रम क्या है? भाषा का सर सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभट्ट, उससे फिर पुरानी हिंदी और अपनी भाषा। ये सही कहा आपने। जी हाँ, सर। दूसरा सवाल आपने बताया नहीं। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अवधी का क्षेत्र। हाँ सर, अवधी का क्षेत्र अपने जो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है वो अवधी का मेन मतलब क्षेत्र है। क्या आप मध्य प्रदेश से हैं? जी, मैं क्या मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में अवधी बोली जाती है? जी नहीं सर, मध्य प्रदेश मध्य में प्रदेश में हिंदी की कौन-सी बोली हम इस्तेमाल करते हैं? हिंदी की जैसे वो बुंदेलखंडी हुँ, और मालवी, निवाड़ी, जी सर मध्य प्रदेश की बोली ठीक है। आप मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र से हैं? है। मैं सर बुंदेलखंड से हूँ। बुंदेलखंड से। जी। बुंदेलखंड का तो मध्य भारत कह लीजिए सर, क्योंकि मध्य बुंदेलखंड एंड हो जाता है दतिया पे, मेरा भिंड जिला है, तो मध्य भारत प्रांत से। बुंदेलखंड तो हम सभी जानते हैं और जी। बुंदेलखंड तो वीरों की भूमि और वीरों की वहाँ का भूमि। जो साहित्य है वो तो एक अलग ही साहित्य है। तो जी। उसके विषय में ज़रा थोड़ा-सा हमें इंट्रोड्यूस कराइए क्योंकि हम सब मतलब अलग-अलग जगह से हैं तो हमें थोड़ी-सी जानना विशेषता चाहते बताइए हैं, वहाँ जी। की। जिज्ञासा है हमारे अंदर। जी, बिल्कुल सर। बुंदेली में महाकवि जगनिक हुए हैं, जिनका आलाखंड जो है बहुत फेमस है, जिसमें 52 जो है लड़ाइयाँ राजाओं की दिखाई गई हैं। और ईश्वरी जो दूसरे कवि हैं, उनका जो फाग गायन है, होली के समय पे जो गाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जी, तो मुझे लगता है कि अंकित सर से जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें पूछी हैं, वो काफ़ी आप उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, वो अच्छी बात है। क्योंकि जब आप आगे जाएँगे फ्यूचर के अंदर तो पढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक लास्ट चीज़ मुझे लगता है कि जब आप प्रोफ़ेसर लाइन में जाते हैं या फिर जब आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में जाते हैं, तो आपको थोड़े बड़े बच्चों को एड्रेस करना होता है, जो कि छोटे बच्चों से पढ़ाने के तरीके में थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है। तो मैं एक जनरल बस आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या होनी चाहिए अगर हम कॉलेज के बच्चों को एड्रेस करते हैं, तो क्या फिलॉसफी फॉलो होनी चाहिए? जी मैम, जैसे कि अभी जो जैसे मैं प्राइमरी टीचर हूँ, तो अभी तो प्राइमरी के बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के कॉलेज जाऊँगा तो मुझे 18 प्लस जो बालक बालिकाएं मिलेंगे। तो जैसा कि विदित है कि जो एडोलसेंस होता है, उसमें जो एक अंदर भावना होती है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सारी चीज़ें उनकी इच्छाओं का जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है। तो एक शिक्षक ही होता है जो उनको वहाँ से जो स्वप्न के वहाँ से लेके धरातल पे लेके आता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो ऐसे में उनको जो है कंट्रोल करूंगा सर। डायरेक्शन जी, दिखाना डायरेक्शन। साथ में। जी। जीवन जीने की जो राह है वो एक शिक्षक से ही मिलती है।
बिकॉज ये जो आप जिस लाइन में अब जाने वाले हैं उस लाइन के अंदर इट्स नॉट कि आप पढ़ा रहे हैं, इट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट जिसके लिए आपको काम करना है किसी बच्चे की, क्योंकि वो हमारा देश का भविष्य भी है। निशांत सर। हाँ जी, सो जब आप पीएचडी करेंगे जो कि आप करने ही वाले हैं आने वाले समय में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्या एक ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पर वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे दिक्कत आने वाली है, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें कि ये चीज़ें मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ रिसर्च करते हुए, और इन चीज़ों में ज़रूर मेरे को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए सर, ऐसा है कि जैसे रिसर्च में अपन एक किसी बेस पे लेके चलते हैं उसको, रिसर्च को, और जैसे कि जो भूतकाल की जो चीज़ें होती हैं उनको एक अनुमान के द्वारा ही वो किया जा सकता है। अपन परफेक्ट, जहाँ पे अगर अपन परफेक्ट सोचेंगे कोई डेट निकले, जैसे मान लो किसी कवि का जन्म है, मतभेद रहता है, सब कई जो वो होते हैं उनमें मतभेद रहता है कि भाई इनका ये माने कि ये माने, कोई स्थान मान लेता है, जैसे कि तुलसीदास जी का सुकर खेत माना है, किसी ने बांदा का राजापुर गांव माना है सर, है ना, तो ऐसे मतभेद रहता है। तो ये जो थोड़ा सा बिग पॉइंट हो सकता है, इस पे जो है अच्छे से नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। और क्या लगता है कि कहाँ पे हम बहुत ही आराम से धर्मेंद्र जी जो है रिसर्च जब करेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर या इन टॉपिक्स के ऊपर आराम से कर लेंगे रिसर्च? जैसे सर, जो वर्तमान में बोलियां हैं, जैसे बुंदेली बोली है, अभी संतोष सिंह बुंदेला उसके जो कवि हैं रहे हैं, अभी तो उनका देहांत हो गया है। तो जो जनमानस की जो भाषा है उस पे बहुत ज़्यादा स्कोप है सर करने। अच्छा जी अंकित सर, कुछ और पूछना चाहेंगे? हाँ, चलिए, तो ये तो बहुत जनरल बातें हमारी हो गई, और ये बहुत जरूरी भी हैं क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं। जी सर। अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव आते हैं। जी अभी सर। तुम लोग ऊपर ऊपर बात कर रहे थे, जी क्योंकि सर। अब देखिए, अब आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। जी। अभी जैसे कि आपने खुद ही कहा कि अभी मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक जिम्मेदारियां तो हर जगह होती हैं, लेकिन अभी आप एक ऐसे उम्र के बच्चों को पढ़ाएंगे जहाँ वो खुद साहित्य होंगे। जी। हर एक बच्चा एक नया साहित्य होगा, हर एक बच्चे का नया किरदार होगा, हर एक नया पात्र होगा। तो थोड़ा सा मैं पात्रों के विषय में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे होते हैं और यूजीसी नेट में जब आप अपना जो सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, उसमें 5 यूनिट में पात्रों की भरमार होती है। जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि उस 5 यूनिट में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और कविता, इस 5 यूनिट में आपका सबसे फेवरेट जो पोर्शन है वो कौन सा है? सर उपन्यास। उपन्यास, कोई खास वजह? सर उपन्यास एक पूरी जर्नी होती है किसी भी फील्ड का या किसी भी व्यक्ति का, उसमें पूरा व्यक्तित्व तो निकल के सामने आता है, और जो शुरू से लेके और एंड तक काम करता है, इसलिए जो है मुझे उपन्यास आपको पसंद है। जी। और उपन्यास में कोई खास उपन्यास जो आपके सिलेबस का हो या सिलेबस के बाहर का भी हो सकता है, जिसे आप अपने जीवन में पढ़ते हो और उससे आत्मसात होते हो? जी सर, लाला श्री निवास दास जी ने 1881 में परीक्षा गुरु करके एक उपन्यास लिखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत है, मैं मानता हूँ। उसमें ये बताया गया है सर, इनर बता सकते हैं ना? उसमें ये बताया गया है कि आपके जो मित्र हैं वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, आपको दुविधा में डालने वाले कौन से मित्र हैं, और आपको कीचड़ से उठा के ऊपर ले जाने वाले मित्र कौन से हैं। ये उसमें जो है इनर बताया गया है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब हम अगर इसको एक लाइन में कहें तो मित्र की परिभाषा एक हिसाब से बताई गई है। 41 प्रकरण में इसको बांटा गया है। जी ठीक है। अच्छा, इसी जैसा एक और उपन्यास हम पढ़ते हैं जिसमें एक पात्र है रंगनाथ। जी। क्या आपको याद है वो पात्र कहाँ पे आपको पढ़ने को मिला था? सर राग दरबारी में रंगनाथ मुझे मिला। रंगनाथ की विशेषता बता सकते हैं आप, क्योंकि आप प्राथमिक विद्यालय के मास्टर हैं और उसमें जो कथानक है, मतलब जो कहानी है, उसमें भी एक इंटर कॉलेज है। जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि रंगनाथन से आप क्या सीखते हैं और उसमें वैद्यनाथ से आप क्या सीखते हैं? वैद्य जी एक ऐसा उसमें किरदार है कि जो गांव का जो सारा दारोमदार के लिए जो भी चलता है, वैद्य जी से पूछ के ही चलता है। वो मुखिया की जैसा है, स्कूल में प्रिंसिपल कौन होगा, टीचर कौन होगा, किस सब्जेक्ट का कौन होगा, जैसे उसमें आया है छंगामन इंटर कॉलेज करके, छंगामन करके, तो उसका जो है उसमें खन्ना एक टीचर हैं, तो वो डिसाइड करते हैं वैद्य जी के आप क्या उसमें किस चीज़ के अध्यापक रहेंगे। सारी चीज़ें, सारी राजनीति का केंद्र मान लीजिए आप, जो राग दरबारी का जो वैद्य जी के कोठी से चलता है, मतलब उनका जो बरामदा है उसमें ही सभी लोग गांव के आके बैठते हैं। वैद्य जी को आप एक लीडर के तौर पे देख सकते हैं।
रंगनाथन का रिसर्च का विषय आपको पता है? रंगनाथन एमए करके रिसर्च करने जाते हैं सर राजगरवारी में। शायद मलेरिया के लिए जाते हैं, मलेरिया के लिए। नहीं, रंगनाथन जो है उनको बीमारी होती है, फिर वो अपने मामा के आते हैं। चलिए, अच्छा, अंदर का sorry। विषय है, ठीक है, अच्छा जी। है, आपको ज्ञान अच्छा है। जी मुझे आप ये बताइए कि अगर हम एक निबंध लिख रहे हैं, जी। तो एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जा सकता है, या मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए निबंध का, निबंध का? सॉरी सर, निबंध का। चलिए, कोई बात नहीं। हम्म। कविता कोई आपको पसंद है? जी सर, बिल्कुल कुछ हमें सुनाएंगे? बिल्कुल सर, सुनाएंगे। 2 लाइन 4 लाइन जो आपको याद हो। जी बिल्कुल। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। तो उसमें जब ये जो युद्ध की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही होती है महाभारत की, तो भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध हो, तो उसको जो है वो रुकवाने के लिए और जाते हैं। तो उस समय का थोड़ा जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। अभी आपने कविता सुनाई जी और हमें कविता सुनने में बहुत अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू। कविता के जरा 2 गुण या 3 गुण आप बता सकते हैं? कविता सर, एक तो लयबद्ध रचना होती है जिसमें एक लय होती है, और कविता सर्गबद्ध भी होती है। ठीक। सर्ग में जैसे ये रामधारी सिंह दिनकर का, तो 2 विशेषताएं सर। अच्छा, जी सर। आपने कहा लयबद्ध होती है कविता, तो जब हम पढ़ते हैं बच्चन जी को, जी बच्चन जी की बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो पढ़ने में कहीं लय लगता ही नहीं है, कहीं मतलब शायद हम जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है कि अरे ये क्या लिखा था, ये कहाँ चला गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कविता लयबद्ध होती है? मतलब सर इंडिविजुअल राइटर्स का अपना अपना वे होता है लिखने का। सारी कविताएं नहीं हैं जो ऐसी कविता को क्या कहते हैं? इसका एक स्पेशल नाम है हमारे में, क्योंकि वो बहुत समय बाद उसको कविता की श्रेणी में रखा गया, पहले नहीं रखा जाता था। जी सर। अभी ऐसी कविता को क्या कहा जाता है, मालूम सर आपको? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी सर। ठीक है। जी एक हमारे काव्य में आता है चंपू काव्य, जी जानते हैं उसके जी विषय सर, में? बिल्कुल। क्या होता है? जो गद्य पद्य का मिश्रित भाग वो होता है, उसको चंपू काव्य कहते हैं। हमारे साहित्य में कितना रोल है इसका? सॉरी सर, नो ठीक आइडिया। है, चलिए मैम कुछ आप पूछिए, बाकी ठीक है। विषय से तो आपका अच्छा मैं ज्ञान है। जी पुनीत मैम कुछ? नहीं सर, बिल्कुल आप। अच्छा, सो मेरा आखिरी सवाल था। आपने बहुत ही ज्ञान की बातें कही, आपने कविता भी सुनाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन मैं एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कैसे अपने आप को इस पूरी जर्नी में, जब आप रिसर्च करने चले हैं, क्योंकि अब रिसर्च करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो कि आपने करना है, उसके बाद आप डॉक्टर कहलाए जाएंगे, जी तो इस पूरी सफर में आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे थ्रू आउट? क्या ऐसी चीज है जो कि आपको मोटिवेटेड रखेगी? क्या वो आपकी जिज्ञासा होगी या आपकी जानकारी होगी कि क्या? सर, वैसे जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो दिन प्रतिदिन अपने आप को एक सुदृढ़ पाते हैं, एक अच्छी स्थिति में पाते हैं। जब कोई राइटर रचना रखता है तो उसका पूरा जीवन उसमें रचना करने में चला जाता है, और अपन उसको पढ़ के 4 दिन 10 दिन 15 दिन में बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थिति में आ जाते हैं। सर, इससे ज़्यादा मोटिवेशन तो मुझे नहीं लगता किसी और चीज में होगा। बहुत बढ़िया बात कही जी। आपने। बहुत बढ़िया। साहित्य ही जीवन है, जी सर। और इसी तरह जीवन को आप आगे बढ़ाते रहिए। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हम सभी आपके साथ हैं। अगर कभी भी जीवन में आपको आगे रिसर्च में या और अब भी आगे, क्योंकि निशांत सर इसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।